हमारा विषय है नया भारत नया उत्तर प्रदेश। विकास की बात आप लोग करते हैं, विकास के मुद्दे के साथ आप चुनाव में जाना चाहते हैं। सभी मानते हैं कि हाँ विकास हो रहा है, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि राजनीति में सब कुछ जायज़ है? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि पिछले दिनों में जिस तरीके से एक बाढ़ सी चली आ रही है भाजपा की ओर, और आप पे आरोप ये लगता है कि ये बाढ़ आ नहीं रही है, आप अपनी ओर खींच रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो ये समझनी पड़ेगी कि बाढ़ आ क्यों रही है। सन 2004 से 2014 तक यूपीए की सरकार थी। देश में भ्रष्टाचार का बोलबाला था, परिवारवाद का बोलबाला था और अत्याचार का बोलबाला था। लोग दुखी थे, त्रस्त थे, विकल्प चाहते थे। और मुझे आज भी याद है, गोवा में हमने विकल्प के रूप में नरेंद्र मोदी जी का नाम प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का दिया 2013 में। और वो 9 महीने के कैंपेन में देश के कोने कोने से आवाज उठी कि मोदी 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 मोदी। और 30 वर्षों के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार देश ने पहली बार देखी, 30 वर्षों के बाद, तो 2014 में देखी। तब लगा अच्छा 5 साल क्या करेंगे। मीडिया के मित्रों ने क्यास लगाए, अब तो पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा, क्या 200 पार कर पाएंगे। अरे 200 छोड़िए साहब, 300 पार करके दिखाया। तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहले से बेहतर करके दिखाया। अब की बार 400 पार। ये नए लक्ष्य निर्धारित करने का, अगर राजनीति में अगर अपने लिए भी कोई लक्ष्य निर्धारित करता तो नरेंद्र मोदी जी। वो ये नहीं कह रहे कि हाँ हमारी सरकार आएगी, वो बता रहे हैं कि मैं पहले से बेहतर स्थिति में आएगी, पहले से ज़्यादा बहुमत से आएगी। और राज्यसभा में भी अब हमारा बहुमत हो गया है। जब हमारा बहुमत नहीं था तब भी हमने जो वायदे किए थे, हमने अनुच्छेद 370-35 से, जिसने कश्मीर का गला घोंटा, 41,000 लोगों की मृत्यु जिसके कारण हुई, नेहरू जी के लिए जिसके लिए कभी माफ़ नहीं किया जाता, उसको इस मुक्ति दिलाने का काम भी किया। तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया। इसी तरह से ही ट्रिपल तलाक से निजात कोई और सरकार नहीं दिला पाई, मोदी सरकार ने दिलाया। अब आप कहेंगे कि राम मंदिर आप लोग करते थे। मैं तो यही कहूँगा, हम कहते थे, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और उत्तर प्रदेश के कुछ नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो तो बड़ी बड़ी जोर से कहते थे कि भाजपा वाले कहते हैं मंदिर बनाए वहीं बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे। ये भाजपा ही है जो कहती करके दिखाती है। अब भव्य राम मंदिर का निर्माण भी कर दिया और प्राण प्रतिष्ठा करके भी दिखा दिया है। जो असंभव था वो भी संभव हुआ। 500 वर्षों का इंतज़ार खत्म हुआ, 150 साल के मुकदमों को पूर्ण विराम लगा। और इतनी बड़ी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट में ये निर्णय दिया है एक तरफा, इनके पांचों के पांचों सहमत थे। ये अपने आप दिखाता है कि देश में लोकतांत्रिक रूप से भी बहुत कुछ किया जा सकता है। वो हमने किया, और आज भी हम जनता के बीच में जाएंगे तो अपनी उपलब्धियों को लेकर जाएंगे। जो मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में करके दिखाया, वो कांग्रेस 60 साल राज्य की। नेहरू जी से शुरू हुए थे, इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी, राहुल जी, सब ने एक ही नारा दिया, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। गरीब मिट गया लेकिन गरीबी नहीं हटी थी। आज मैं गर्व के साथ कहता हूँ, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की अगर हम बात करें, गरीबी रेखा से बाहर निकालने की बात करें, तो पिछले 5 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का कार्य मोदी सरकार ने किया। ये बिल्कुल आपने 400 पार की बात भी कही, प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है। लेकिन देखिए, जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में चुनाव हो रहा था, तो बात हुई कि नहीं, बहुमत की सरकार बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मजबूत सरकार होनी चाहिए, सुधार कर सकते हैं। और वो करके दिखाया। मानता हूँ 10 साल में बहुत सुधार हुए।
लेकिन ये 400 पार, क्या इसमें आपको कहीं ऐसा नहीं लगता है, कहीं दंभ एक जैसी बात नहीं दिखती है कि नहीं 400 बहुमत की सरकार सफिशिएंट है? 303 में भी आप अच्छा काम कर रहे थे, 370 जैसे अनुच्छेद को भी आपने हटाया। इससे एक ऐसा आभास होता है और आप पर आरोप लगता है भाजपा पर कि भाजपा में दंभ आ गया है। दैनिक जागरण एक राज्य में बहुत अच्छा कर रहा था, आप दूसरे राज्य में क्यों गए? आपने डिजिटल क्षेत्र में क्यों गए? आपने विस्तार क्यों चाहा? क्यों चाहा? ये स्वाभाविक है। देखिए, अगर आपने चाहा तभी आप जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतर पाए। तब आपको लगा अच्छा, मुझे अगर इस राज्य में जाकर भी दैनिक जागरण को नंबर 1 बनाना है तो मुझे निरंतर अपनी गुणवत्ता में और सुधार करना है, अपने पाठक को और संतुष्ट करना है। उसी तरह से ही प्रधानमंत्री ने पहले दिन कहा था मैं प्रधान सेवक के रूप में काम करूंगा, और पहले दिन से आज 10 साल पूरे होने तक 1 साल छुट्टी ना प्रधानमंत्री होते हुए ली, ना 23 साल के अपने राजनीतिक जीवन में 1 दिन का अवकाश लिया। देश ने ऐसा प्रधानमंत्री पहले नहीं देखा था। ये निरंतर उनकी प्रतिबद्धता, समर्पण जो देश और समाज के प्रति है, यही दिखाता है कि वो लगातार समर्पित है। दूसरा, जब आपके अंदर ये भाव खत्म हो जाएगा ना कुछ और आगे बढ़ने का, तो आप एक तरह से वो आप टिक जाओगे वहीं पे, आप आगे कुछ करोगे नहीं। मोदी जी की सबसे बड़ी खासियत ये है, हर हफ्ते हमारी कैबिनेट मीटिंग होती है, हमें बुलाकर पूछते हैं अच्छा इतना कंप्लायंस बर्डन कम हुआ, तुम्हारे मंत्रालय ने क्या किया, तुम्हारे ने क्या किया, तुम्हारे ने क्या किया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में तुमने क्या किया है। ये वो प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 10 साल में 63,000 कंप्लायंस बर्डन से कम करके मात्र 23,000 कर दिया है, और उसको भी लगातार नीचे लाने का काम करें ताकि इंडस्ट्री को लाभ मिले। लोगों के जीवन में बदलाव कैसे आए, सुख कैसे हो, समृद्धि कैसे हो, संपन्नता कैसे आए, उसके लिए कैसे नई नीति लाई जा सकती, कार्यक्रम लाए जा सकते हैं। अब कल मैंने एक घोषणा की जो कैबिनेट में निर्णय हुआ, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट बिजली बिल्कुल मुफ्त देने की योजना प्रधानमंत्री जी ने कल घोषणा कर दी है और कैबिनेट ने उसको पास कर दिया। केवल 300 यूनिट मुफ्त नहीं मिलेंगे, 300 यूनिट मुफ्त तो मिलेंगे ही, साथ ही साथ 15,000 रुपया साल की आमदन भी होगी। अब हींग लगे ना चटकड़ी रंग चोखा होए, हैं, हींग लगे ना फटकड़ी रंग चोखा होए, यही कहते हैं आप। तो कैसे होगा, मैं थोड़ा सा इसको आशुतोष जी विस्तार में बताना चाहता हूँ। मान लीजिए आप में से किसी का परिवार है, आप छत पर सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं, रूफटॉप सोलर पैनल, 2 किलोवाट तक पर आपको 60% की सब्सिडी, जो तीसरा किलोवाट यानी कि 1 किलोवाट और जुड़ेगा 40% सब्सिडी उस पर मिलेगी। 3 किलोवाट अगर आपका 1,45,000 रुपया खर्चा आएगा तो उस पर आपको 78,000 रुपये की सब्सिडी भारत सरकार दे देगी, और जो बाकी पैसा है वो भी आपको बैंक से मिलेगा। बैंक का जो रेपो रेट होता है उस पर भी मात्र आधा % ज़्यादा से ज़्यादा वो ब्याज ले सकता है, इससे ज़्यादा ब्याज नहीं लेना, यानी कि कम ब्याज दर पर आपको ऋण भी मिलेगा। अब ये जो आपने ऋण लिया, ये पैसा आप वापस कैसे करोगे? अगर आपकी बिजली बिकती है, मान लो आपने 300 यूनिट खुद खपत कर लिए, जो एक्स्ट्रा यूनिट आपके बच गए वो बेचोगे आप, तो पहले तो आपका 610 रुपये की किस्त जाएगी वापस, जो आपके अतिरिक्त यूनिट बचे उसकी किस्त चली जाएगी बैंक को। जो बाकी 1265 रुपये बचे वो आपका महीने की कमाई हो जाएगी, यानी कि साल के 15,000 रुपये आप कमाओगे और साल की 7200-7300 रुपये की किस्तें भी साथ के साथ चले जाएगी। आपकी जेब से कोई पैसा नहीं लगने वाला, बल्कि हर साल 15,000 रुपये आपकी जेब में आएंगे और महीने की 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का काम भी
मोदी जी ने आपके लिए कर दिया है। और हमारा देश 45 गीगावाट नई रिन्यूएबल एंड सोलर एनर्जी इसका उत्पादन करेगा। यानी कि हमारा जो लक्ष्य है 500 गीगावाट का, उस दिशा में हमारा हर घर यानी कि जन भागीदारी भी एक जन आंदोलन के रूप में पीएम सूर्य घर में दिखेगी आपको। जी, ये फ्रीबीज से निपटने का आपने बहुत अच्छा रास्ता निकाला। जो बात आपने कही कि हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा है। बधाई हो सरकार को ऐसे फैसले के लिए, ये अच्छा फैसला है। लेकिन थोड़ा सा चूँकि वो बात हट रही थी जिसको लेके सबसे ज़्यादा अभी बाहर राजनीतिक तौर पे चर्चा हो रही है कि अब जो बात हुई ना कि भाजपा की ओर अपने आप खींची आ रही है और आरोप लगता है कि नहीं खींचा जा रहा है। जैसे आपके ही राज्य की बात करते हैं हिमाचल प्रदेश, वहाँ तो सब कुछ तय था। राज्यसभा चुनाव की जब घोषणा हुई सब कुछ तय था कि कांग्रेस प्रत्याशी के पास बहुमत है, फिर भी भाजपा की ओर से एक कैंडिडेट फील्ड करना, इसका क्या अर्थ है? इसके आपके पूरे प्रश्न के दो उत्तर बनते हैं मेरे हिसाब से। एक, आपने पूछा कि भाजपा की ओर आकर्षित क्यों हो रहे, भाजपा एक चुंबक की तरह क्यों दिख रही जिसकी ओर सब लोग आकर्षित हो रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के पास नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का काम, जो मोदी की गारंटी है वो लोगों को आकर्षित कर रही है। मोदी का नेतृत्व है वो लोगों को आकर्षित अपनी ओर कर रहा है। दूसरा, ये स्वाभाविक है, ह्यूमन नेचर है। अब दो किश्तियां हैं, एक डूब रही होगी, आप उस पर सवार होना चाहोगे या तैर कर पार कर, या दूसरी किश्ती में तैर के पार, या दूसरी किश्ती में बैठ के पार होंगे, क्या करना चाहोगे आप? बिल्कुल पार ही होना चाहेगा। तो जो नेता हैं बाकी लोग, उनको भी लगता है पार तो मोदी की किश्ती में बैठ के ही होंगे, तो उसमें बैठ जाओ। और जहाँ तक हिमाचल की बात आपने पूछी, मैं उससे टल नहीं रहा, लेकिन मैं इतना ही कहता हूँ कि आखिर 40 सीटें कांग्रेस की, 3 इंडिपेंडेंट, 43 वोट थी उनके पास, भाजपा के पास 25 वोट। अब 18 वोट के डिफरेंस में भी कांग्रेस हार जाए तो राहुल गांधी की स्ट्रेटजी तो कहीं ना कहीं काम की है। कांग्रेस मुक्त भारत करने की जो महात्मा गांधी ने गारंटी दी थी वो राहुल गांधी पूरा करने जा रहे हैं। बिल्कुल। और मैं वहां का कारण आशुतोष जी आपको बताऊं, हिमाचल में ये हुआ, बड़े बड़े वायदे करके कांग्रेस सत्ता में आई थी। और मैं उत्तर प्रदेश की जनता के सामने इसलिए कह रहा हूं कि जब कोई झूठे वादे, खोखले वादे करे और उसमें जनता भ्रमित हो जाए, 1500 रुपया महीना महिलाओं को नजर आता था खाते में आएगा, साल का 18,000 रुपया बैठे बैठे आएगा, तो क्यों ना वोट डालें कांग्रेस को। फिर लगता था अच्छा गाय का गोबर, भैंस का गोबर 2 रुपये किलो बिक जाएगा और 100 रुपये लीटर दूध बिकेगा, कांग्रेस को वोट दे दो। 5 लाख युवाओं को लगता था सरकारी नौकरी मिलने वाली, वोट दे दो। बागवान को लगता था मुंह मांगे दाम मिलेंगे, वोट दे दो। अब 14 महीने हो गए, इनमें से एक भी काम नहीं हुआ। और जब इनके विधायक फील्ड में जाते हैं तो कोई महिला गोबर के ढेर लगा के बैठी तो नहीं जा पाते कि पता नहीं आगे से क्या होने वाला है। कोई जब कहीं पे 50-100 महिलाएं इकट्ठी दिखती तो लगता कहीं गिरेबान ना पकड़ ले कि मेरे 1500 रुपये नहीं आए। जिसके घर में एक महिला, उसका कम से कम 21,000 का नुकसान हो गया, 2 महिला 42,000 का नुकसान, 3 महिला 63,000 का नुकसान, और किसी के घर बहू भी आ गई तो समझ लो 84,000 का नुकसान हो चुका है। तो लोग तो अपना नुकसान लगा के बैठे थे और ये 6 के 6 विधायक समझ रहे थे कि अब मार पिटने वाली, जनता पूछेगी लोकसभा चुनाव में। और वो अपने नेतृत्व से भी दुखी थे, सुनवाई नहीं थी। कांग्रेस के लोग खुलकर, और आपका तो बड़ा समाचार पत्र है, हिमाचल में भी है, और आपने वहाँ पर देखा कैसे रोज बयानबाजी जी कांग्रेस पिछले 6 महीने से कर रही है। ये उनको पहला अवसर मिला राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस की हाईकमान को दिखाने का कि हिमाचल में कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है, और वो देश के सामने आया। अब एक चूँकि हिमाचल की बात आई, इसी से जुड़ा कि क्या अगर सोनिया गांधी वहाँ से कैंडिडेट होती कांग्रेस की, जैसी पहले चर्चा चल रही थी, तो भी ऐसी ही स्थिति होने इससे वाली बड़ी थी? हार होती।
मैं आज बड़ी गंभीरता के साथ दैनिक जागरण के प्लेटफॉर्म पे कह रहा हूं कि हिमाचल की मुख्यमंत्री ने इसीलिए सोनिया गांधी जी को वहां से उम्मीदवार नहीं दिया। बाहर का देना था तो सोनिया गांधी जी को दे सकते थे, इसीलिए नहीं दिया क्योंकि पहले से डर था कि होने क्या वाला है। अभी तो 6 गए, सोनिया जी का नाम सुनते ना जाने कितने खिलाफ वोट करते, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश ने गांधी परिवार को नकार दिया तो हिमाचल वाले कहाँ स्वीकार करने वाले थे। और जहां राहुल जी गए उत्तर प्रदेश को छोड़ के, अब वायनाड में भी कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना कैंडिडेट दे दिया है। और वायनाड जाके राहुल जी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश के लोगों को नीचा दिखाने का काम किया, उत्तर प्रदेश के लोग कभी भूलेंगे नहीं। आपकी बुद्धि पर, आपकी क्षमता पर जो प्रश्न चिन्ह खड़े किए, ये उस गांधी परिवार के सदस्य और उस कांग्रेस पार्टी के नेता ने किए जिसको उत्तर प्रदेश की जनता ने एक नहीं 4-4 पीढ़ियों तक लगातार वोट देने का काम किया था। इसलिए अपना अपमान उत्तर प्रदेश सहन नहीं करेगा। आपने कांग्रेस मुक्त भारत की बात की थी शुरुआत से, अब तक वो बात चल ही रही है, और साथ में धीरे धीरे अब ऐसा लग रहा है कि विपक्ष मुक्त। अब उत्तर प्रदेश में भी कुछ दिनों पहले आपने, यानी भाजपा ने ऐसा ही किया। आप कहेंगे कि हमने नहीं किया, खुद ही आए। तमिलनाडु में भी इस तरीके से हो रहा है, दूसरी जगहों पर भी हो रहा है। विपक्ष मुक्त भारत क्या सचमुच में बहुत अच्छा होगा? नहीं, देखिए, विपक्ष मुक्त कभी होता नहीं, हो सकता भी नहीं। महाराष्ट्र में विपक्ष है, उत्तर प्रदेश में विपक्ष है, वो बात अलग है कि विपक्ष बिखरा हुआ है, विपक्ष को एक नेतृत्व नहीं मिल पा रहा। इन्होंने घमंडिया गठबंधन बनाया था जहां जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के सबसे गंभीर आरोप लगे, कुछ लोग जेल में, कुछ लोग बेल पर हैं, वो सब लोग उस मंच पर जाकर इकट्ठे हो गए और उसको नाम दिया इंडी अलायंस। और उस इंडी अलायंस में सोनिया जी बेल पर, राहुल जी बेल पर, मनीष सिसोदिया जेल में, संजय सिंह जेल में, सत्येंद्र जैन जेल में, अरविंद केजरीवाल लाइन में। अब किसकी लाइन में बताऊंगा नहीं, लेकिन कतार में है। 7-7, 8-8 ईडी के नोटिस हो जाते हैं लेकिन वो जाते नहीं। लेकिन राजनीति आने से पहले कहते थे सबसे भ्रष्ट कांग्रेस है, इसको सत्ता में नहीं रहना चाहिए। आज उसके सहयोगी वो हैं। और उससे ज़्यादा घोटाले करने का काम सबसे कम समय में किसी सरकार ने किया और पार्टी ने किया तो उसका नाम आम आदमी पार्टी है। ऊपर से नीचे तक घोटाले ही घोटाले हैं, जिन्होंने कोई क्षेत्र घोटालों का नहीं छोड़ा। अब जहां इतने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों वाले लोग एक मंच पर आ जाएं, उसका क्या होने वाला है? जहां खड़गे जी का नाम अगर ममता बनर्जी ले लेती है तो उनके अपने राज्य के मुख्यमंत्री कहते खड़गे नहीं, राहुल गांधी होंगे। दूसरी पार्टी के उनके सहयोगी कहते राहुल गांधी कतई नहीं होंगे। ये कैसा गठबंधन है जिसका ना नेता है, ना नीति है, और नीयत में भारी खोट है। और नेतृत्वहीन अगर कोई ऐसा विपक्ष का गठबंधन होगा तो उसके जो आपसी मतभेद हैं वो पहले भी समाज के बीच में, आप सबके बीच में आ चुके हैं। और जैसे जैसे टिकट वितरण होता जाएगा वैसे वैसे और बिखरावट, टकराव और टूट सामने नजर आती रहेगी। आप यंग पॉलिटिशियन भी हैं, यूथ अफेयर्स मिनिस्टर भी हैं। पिछले दिनों में कुछ इस तरीके का माहौल दिख रहा है कि यूथ भी पोलराइज्ड हो रहा है, और ख़ासतौर से सोशल मीडिया और इस पर बहुत तेज़ी से दिखता है। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं युवाओं से तो सबसे पहले कहूँगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। उन्होंने भी कहा मेरा पहला वोट देश के लिए। तो जो 18 साल के हो गए हैं, कोई भी 22 साल से कम वाला जिसने आज तक वोट ना डाला हो, ना बनवाया हो, पहला काम करें, आप इसी महीने अपना वोट बनवा लें। और आने वाले चुनाव में भारी मतदान युवाओं को करना चाहिए। दुनिया का सबसे युवा राष्ट्र भारत है, सबसे बड़ी युवा आबादी भारत में है, और नई सरकार भी युवाओं की होगी। 18 साल वाले
18वीं लोकसभा चुनने में एक बड़ा योगदान देंगे। इसलिए मैं उनसे कहता हूं कि जाइए, वोट बनवाइए और अपना पहला वोट देश के लिए दीजिए। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, विकसित भारत का जो संकल्प मोदी जी ने देश के सामने रखा है, हमें उसे सिद्धि तक ले जाना है। ये जिम्मेदारी अमृत पीढ़ी के ऊपर है और अमृत पीढ़ी के मैं इन युवाओं से कहता हूं, ये अगले 25 वर्ष हमें देश के लिए समर्पित करने हैं। हर क्षेत्र में देश को ऊंचाइयों पर लेकर जाना है। ऊंचाई की जब मैं बात करता हूं तो एक कह सकता हूं, आज से 7 साल पहले भारत स्टार्टअप्स में कहीं नहीं था। ये भारत के युवाओं की क्षमता है कि हमारा भारत मात्र 7 वर्षों में मोदी जी की नीति स्टार्टअप इंडिया के कारण आज दुनिया का 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। 1,20,000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स हो गई हैं, 107 से ज़्यादा यूनिकॉर्न हो गई हैं, लाखों लोगों को रोजगार दे दिया है। और हमने जो स्पेस सेक्टर में काम किया वो दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया था। चंद्रयान मिशन की सफलता, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर तिरंगा झंडा लहराने का काम भी भारत ने किया है। उसमें हमारे युवा वैज्ञानिकों का भी बहुत बड़ा योगदान है।